यूएनएफसीसी COP30 इन बेलेम ब्राजील। तो अभी आपको पता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की एक मीटिंग होती है जो स्पेशली बातचीत करते हैं क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड, और इस बार COP नंबर 30 था जो बेलेम ब्राजील में कंडक्ट करा गया। और COP 29 कहां पे था? नो, COP 29 क्लाइमेट चेंज का ब्राजील में तो इस साल है, बेलेम ब्राजील, अजरबैजान बाकू में। ठीक है, तो COP नंबर 29 कहां पे था? याद रखिएगा, वो बाकू अजरबैजान में था। अब जब भी कंट्रीज डिसाइड करी जाती हैं कि अगला कहाँ पे होगा, तो वहां पे कंसेंसस चलता है। कंसेंसस मतलब वोटिंग करी जाती है। हाँ, यहाँ पे वोटिंग करी जाएगी। जितने भी 193 मेंबर्स आज के टाइम पे आपको यूएनएफसीसी के अंदर मिलेंगे, तो वो सारे कंसेंसस डालते हैं, अपना अपना वोटिंग डालते हैं। फिर एक फाइनल लिस्ट निकाली जाती है कि किसको ज्यादा वोट्स पड़े हैं। जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर गया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस तुर्की का, तो तुर्की के फेवर में ज्यादा गए हैं, तो अगला जो COP नंबर 31 है जो 2026 में कंडक्ट करा जाएगा वो तुर्की में है। ठीक है, ये याद रखना है। आज हमारा मेन फोकस रहेगा कि ये जो UNFCCC का COP होता है, हर साल करा जाता है नवंबर मंथ में। 2020 में हुआ नहीं था कोविड-19 की वजह से। ऑल द 2020 का जो वेन्यू है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड को डिसाइड करा गया था, बट फिर उसके बाद क्या किया गया कि 2021 में भी ग्लासगो को ही बोल दिया कि वहीं पे हम इस COP नंबर 20 COP आई थिंक कौन सा आएगा, 2021 की बात है, माइनस कर लेना, वो वाला COP आपका ग्लासगो में हुआ था। तो चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UN यूनाइटेड नेशन, F फॉर फ्रेमवर्क मतलब गाइडलाइंस बनाई जाती है, C फॉर कन्वेंशन, और किसके ऊपर है तो क्लाइमेट चेंज। वैसे ही माइग्रेटरी स्पीशी का भी एक कन्वेंशन होता है, उसके अपने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चलते हैं, उनका वेन्यू डिफरेंट होता है, वहां पे सिर्फ बर्ड एनिमल इनकी माइग्रेशन के बारे में बातचीत करी जाती है, जितने भी माइग्रेशन करते हैं। अब देखो, इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो हर साल मिलती हैं आपस में और कुछ चीजें डिस्कस होती हैं, जैसे कि क्लाइमेट रिलेटेड जो गाइडलाइन पिछले साल बनाई थी या पिछले सालों में बनाई थी उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हमने करी, नंबर 1। दूसरा, जो एग्रीमेंट्स यहाँ पे डिसाइड होते हैं, जैसे एक आपको लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में याद होगा, कॉमन गोल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कशन करी जाती है कि कितना हमने अचीव करा। उसके बाद अपडेटेड कमिटमेंट सच एज NDCs। NDCs का मतलब है यहाँ पे नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब हर एक कंट्री एफर्ट डाल रही है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज ये जो एक्सटेंसिवली कर रहा है उसको रिड्यूस कर सके। तो हर एक कंट्री अपने अपने टारगेट्स बताती है, जैसे इंडिया ने बता दिया कि हमारा 2030 का क्या टारगेट है, 2070 का हमारा क्या टारगेट रहेगा। तो इस तरह से हर कंट्री अपना अपना टारगेट बताती है, बट टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो वो जो काम होता है वो कहाँ पे आता है, NDCs की कैटेगरी में, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। लास्ट में जब ड्रॉबैक वाला पॉइंट आएगा कि COP से रिलेटेड क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो उसमें एक ड्रॉबैक यही निकल के आएगा कि सबने कमिटमेंट तो दे दी कि हम अपने अपने नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को हर साल अपडेट करेंगे, एक टाइम सेट कर दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में आपने बताना है। इंडिया का भी एग्जाम्पल आ रखा है कि इंडिया भी नहीं देता अपने NDCs, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, स्टील सीमेंट हर टाइप की फैक्ट्री हर टाइप की इंडस्ट्री यहाँ पे फ्लरिश कर रही है, तो हम तो ठीक ठाक कार्बन एमिशन कर रहे हैं। बाकी फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि कॉमन गोल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जगह भी तो आयरनी दे दी कि इस बार हमने टारगेट तो रखा है $315 बिलियन तक का पैसा इकट्ठा करेंगे, पर देगा कौन, ये क्वेश्चन मार्क है। वो एज यूजुअल पिछले से भी आप देखोगे तो 26 बिलियन की कलेक्शन हुई है अभी तक, 2035 तक उसको $315 बिलियन पे लेके जाना है, तो अपने में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। एनीवेज, यहाँ पे वापस आ जाओ, तो 1992 का जब रियो अर्थ समिट हुआ था तभी UNFCCC की भी अडॉप्शन करी गई थी। वैसे एक आपने क्लाइमेट और डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड भी बॉडी पढ़ी होगी, तो वो भी 1992 के रियो अर्थ समिट में ही डेजिग्नेट करी गई थी। अभी के लिए हम UNFCCC के ऊपर ही फोकस करेंगे। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स आए, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पे है, ठीक है, तो ये 1997 में मीटिंग हुई थी, नाम रख दिया क्योटो प्रोटोकॉल। मेन फोकस करा गया था ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको हमने रिड्यूस करना है, GHG के ऊपर फोकस था। मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो फोकस सारी COPs के अंदर करा, पर ये मेनली फोकस था टुवर्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जिसमें मिथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रस ऑक्साइड थी, ये सारी गैसेस आ जाएंगी। वैसे एक पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में आया था, जिसमें अगेन फोकस था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मतलब जो भी चीजें क्लाइमेट चेंज को लीड कर रही हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये पेरिस एग्रीमेंट आया था।
मतलब ये स्टेप्स थे क्योटो प्रोटोकॉल, ये एक उसका पूरा का पूरा फील्ड आ गया। इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगना था, यहाँ पे पूरे फाइनेंसेस आपको दिखाई देंगे। जो पेरिस एग्रीमेंट था पूरा सोनली फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज, हर एक स्टेप इसके अंदर कवर था उसमें, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ग्रीन हाउस गैस पे आपने फोकस कर दिया पहले, तो ये चीज रिलेटेड थी। क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल ट्रीटी थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना और उसके साथ फिर क्लाइमेट चेंज को टैकल करना। कब अडॉप्ट करा गया था, तो 11 दिसंबर 1997। कहां पे, तो क्योटो जापान, और इसी वजह से नाम पड़ा क्योटो प्रोटोकॉल। कब ये एनफोर्समेंट में आया था पूरी तरह से, तो 16 फेब 2005। मतलब गाइडलाइंस के लिए थोड़ा टाइम चला, 1997 जब इसकी फॉर्मेशन होती है, 2005 तक आते आते इसको पूरा एनफोर्सिएबल बना दिया गया। फिर COP1 आता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, जो बर्लिन में हुई थी 1995 ईयर के अंदर, और आज के टाइम पे हम COP नंबर 30 पे पहुंच चुके हैं। थोड़े थोड़े लोकेशंस याद रखने हैं, जैसे लीमा में जो हुआ था आपका, उस COP को आपने थोड़ा सा याद रखना है। लीमा कहाँ पे है, साउथ अमेरिका, किसकी कैपिटल है, पेरू। पेरू, लीमा कैपिटल ऑफ पेरू। और उसके बाद आपने रिसेंट वाले COP याद रखने हैं। वेन्यू सभी का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पेपर के परस्पेक्टिव से, और ऑन एन एवरेज सेम से ही टारगेट्स हर एक COP के अंदर लिए गए हैं। तो याद रखना इसमें 198 कंट्रीज आज के टाइम पे आपको UNFCCC के अंदर मिल जाएंगी। सब्सिडरी बॉडी बनाई गई है फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और एक सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। ये इंप्लीमेंट करेगी बॉडी और ये एडवाइसेस प्रोवाइड करेगी। जितनी भी गाइडलाइन बनती है इन्हीं की एडवाइस पे बनाई जाती है। सब्सिडरी बॉडी मतलब UNFCCC डायरेक्टली नहीं काम कर रहा, पर इन्होंने एक डिपार्टमेंट रख लिया अलग से, सब्सिडरी साइड में उसको रख लिया, आपने इंप्लीमेंट करवाना है हमसे, और ये रख लिया कि आपने गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, बैकएंड पे पूरे लॉजिक लगेंगे, आपकी साइंटिफिक स्टडीज आएंगी, R&D लगेगा, तो ये सारी इंप्लीमेंटेशन भी करवाएंगे। अब बोला गया कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ना, ये कॉस्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट की तरह एक्ट करा, CMP जिसको बोला जाता है। और जो पेरिस एग्रीमेंट था, ये CMA की तरह एक्ट करा, यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसे सोच लो, आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फाइनेंस का, जैसे कुछ कॉमर्स वाले यहाँ पे होंगे, अकाउंट्स वगैरह आप पढ़ते हो, चलो अकाउंट्स का ले लेते हैं एग्जाम्पल। आप अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, ये पेरिस एग्रीमेंट पूरी की पूरी वो किताब है फाइनेंस को लेके, मतलब छोटे छोटे टारगेट्स भी इसमें मर्ज कर दिए गए। पर जो आपका ये वाला आ जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें लिखा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है एक छोटा सा टारगेट बाहर निकाल दिया जो इसके गोल को अचीव करने में भी हेल्प करेगा। क्योटो प्रोटोकॉल ने बोला कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे फोकस करना है, क्योंकि वो भी एक वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर था क्लाइमेट चेंज को लीड करने में। पेरिस एग्रीमेंट पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस कर रहा है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के अलावा जो भी चीजें क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड थी। ठीक है, तो इसलिए बोल दिया ये कॉस्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है, और ये वाली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। टेक्निकल नहीं होना है, कॉमर्स वाले ऐसे एक्टिवेट हो गए होंगे कि नहीं नहीं इसमें तो एक फॉर्मूला भी लगता है। ये जस्ट कंपेयर करा गया है कि अगर एक पूरी बुक है, एक बुक का एक चैप्टर है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये मैंने वही जो आपको समझाया वही लिखा है डिटेल में। अब आ जाओ होस्ट कंट्रीज। अब देखो, सबसे पहले तो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ये रोटेशन में चलती हैं। जो 5 यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड ज्योग्राफिकल रीजन है, मतलब कॉन्टिनेंट बेस्ड, जैसे अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, और साथ में वेस्टर्न यूरोप और अदर्स। मतलब ये 5 क्लासीफाई कर दिए कि ये वाली कंट्री, इनकी कंट्रीज यहाँ पे जो COPs होंगे वो लीड करेंगे। 5 यूनाइटेड नेशन के, जैसे डेजिग्नेटेड आपने साइक्लोन के लिए पढ़े थे, याद करो, वाटर बॉडीज के बेसिस पे कंट्री को डिवाइड कर दिया था ना, बस वैसे ही इन्होंने क्या किया, COP कहाँ कहाँ पे कंडक्ट करा जाएगा, तो 5 सेपरेशन बना दी कि इन इन एरियाज के अंदर हम COP को कंडक्ट करेंगे। एक तो पूरा का पूरा आपका अफ्रीकन यूनियन आ जाएगा, देन आपका पूरा ये एशिया, और साथ में पैसिफिक रीजन में जितनी भी कंट्रीज लाई कर रही हैं वो भी आ जाएगा। ईस्टर्न यूरोप वाला पार्ट, साथ में वेस्टर्न यूरोप वाला पार्ट, लेटिन अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड में जितनी भी लोकेशंस हैं वहां पे ये कंडक्ट करी जाएंगी जो COP। उसके बाद जो कंट्रीज होंगी ये वॉलंटरली आगे आती हैं, जैसे 2028 में जो होगा उसके लिए इंडिया ने हामी भरी है कि इसको हम कंडक्ट करवाएंगे जो COP रहेगा। तो वॉलंटियर होते हैं, जो भी होस्ट बनना चाहता है आगे आते हैं, फिर कंसेंसस करवाया जाता है, वोटिंग होती है। इन केस अगर कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है तो आप किस कंट्री को वोट करना चाहते हो वो सारी लिस्टिंग बनाई जाती है, क्योंकि टोटल कितने मेंबर देखे आपने, 198 मेंबर्स हैं, तो कंसेंसस रिक्वायर्ड है, जितने भी यहाँ पे हैं वोटिंग आपको करनी पड़ेगी। लास्ट में ड्रॉ हो जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और तुर्की का हुआ था, तो दोबारा से यहाँ पे वोटिंग करवाई जाती है, तो कंसेंसस के हेल्प से होस्ट मेंबर को सेलेक्ट करा जाता है। अब हाँ वही है सारे,
इसमें भी बस वही है, सारा सेम ही आ जाएगा। जैसे यूनाइटेड नेशन में आप पॉलिटिकल बॉर्डर्स के साथ काउंट करते हो, यहाँ पे अगर पॉलिटिकल बॉर्डर्स नहीं भी है, नेशनैलिटी भी है, तो उसके बेसिस पे भी आपको साइड में काउंट कर लिया जाता है। सीओपी नंबर 31, ये वेन्यू पूरा डिसाइड हो चुका है, तुर्की को डिसाइड करा। पहले हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया और जो आपका तुर्की का था, अब सीओपी नंबर 31 डिसाइड हो चुका है एट तुर्की। तो क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखना इसको, मतलब ये 26 का आया 2026। 27 का आ जाएगा इथियोपिया। कौन से वाला वॉल्केनो यहाँ पे रप्ट हुआ था? हाईली गुबी, ठीक है, डॉर्मेंट था, 12,000 साल के बाद जाके रप्ट हुआ था। और इंडिया ने भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करा है कि जो 2028 का है उसको हम होस्ट करेंगे। बाकी अपडेट्स आएंगे नेक्स्ट ईयर। वैसे बोल ही दिया है कि हम ही होस्ट करेंगे, अभी एक्सप्रेस करा है, सिर्फ इंटरेस्ट शो करा है कि हम करेंगे। हाँ जी, जो आपके यूरोपियन वाले पार्ट को टच करती है। ओके जी, नेक्स्ट चलिए इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये भी याद रखना कि सीओपी जो इंडिया ने कंडक्ट करा था वो 2002 में जाके करा था, उसके बाद ये बाद में 2028 में डायरेक्टली कंडक्ट करेगा। तो अभी इंटरेस्ट शो करा है, कंसेंसस अगली मीट में होगा, जो सीओपी नंबर 31 रहेगा आपका, कहाँ पे होगा? तुर्की में। तो वहां पे डिसाइड होगा फाइनल कि कौन सी कंट्री इसको लीड करेगी। खैर कॉन्ट्राडिक्शन तो हुई नहीं है, क्या पता ऑस्ट्रेलिया भी आ जाए दोबारा से कि पिछली बार तुर्की से मैं हार गया था, इस बार मैं इंडिया के साथ खड़ा होता हूँ। बट एनीवेज ये इंटरेस्ट शो करा है, वेन्यू नहीं है ये सीओपी नंबर 33 का। इंपॉर्टेंस क्या है तो आपको पता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो क्लाइमेट एक्शन को टैकल करने के लिए लेके आई जाती हैं वो UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में लेके आते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर नोट्स बना रहे हो ना तो सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं, लगभग यही बातें नेक्स्ट ईयर भी करी जाएंगी। जैसे एक बात करी जाती है लॉस एंड डैमेज फंड, मतलब जो कंट्री ज्यादा कार्बन एमिशंस को करेगी उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करेंगे फंड की हेल्प से, क्योंकि वहां पे तो है नहीं स्टील की इंडस्ट्रीज, पर इंडिया में आपको ठीक ठाक मिलेगी, चाइना में आपको ठीक ठाक मिलेगी, तो उस बेसिस पे। और उसके अलावा फ्लड एंड साइक्लोन, ये इनका जो नंबर है ये भी इंक्रीज हो रखा है। 2025 में आपने कितने साइक्लोन, कितने टाइफून सुन लिए, तो सारी चीजें इंक्रीज हुई है। रीजन क्या है बैकेंड पे? क्लाइमेट चेंज, वन ऑफ द रीजन जो आप देखोगे। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर बात करी गई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब जितनी भी आपकी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर कंट्रीज हैं, एक बड़ा सा पैनल बना दिया जाए ताकि कॉन्टिन्यूअसली 24 घंटे आप जो सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं उनको यूटिलाइज कर सके। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, अरे पैनल मतलब छोटे छोटे होंगे पर ट्रॉपिकल कंट्रीज इसमें इंक्लूड करी गई हैं। तो इंटरनेशनल सोलर लाइंस के ऊपर जो कमिटमेंट्स दी हैं डिफरेंट कंट्रीज ने, उसके ऊपर फोकस रहने की बात करी। फिर इंडिया का लाइफ वाला इनिशिएटिव, ये क्या था? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, की क्लाइमेट को तो रोक नहीं पा रहे तो एक काम करते हैं, खुद ही बदल जाते हैं, खुद ही रेजिलियंट हो जाते हैं। तभी तो क्रॉप्स के भी कॉन्सेप्ट लाए जा रहे हैं कि क्रॉप को ही ऐसा बना देंगे जो रेजिलियंट है, जो हैवी टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकती है। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ये आपका वैसे तो सीओपी नंबर 28 के अंदर डिसाइड हो गया था, और यूएई और इंडोनेशिया इसके इनिशिएट करने वाले मेंबर्स थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। क्योंकि जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं आपके, देखे होंगे आपने मैंग्रोव्स कौन से एरिया में मिलेंगे इंडिया के? यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलते हैं, जो सुंदरबन वाला एरिया है। एक तरफ से फ्रेश वाटर की रिवर्स आती हैं, दूसरी तरफ से सेलीन कंडीशन है, खारे पानी वाली सिचुएशन बनती है, वहां पे मैंग्रोव की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे जब सेलीन कंडीशन होती है तो इनके जो पेड़ होते हैं रूट्स ऊपर की तरफ को निकली होती हैं, क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? वो तो पोर्स हुए ना, ये वाले पोर्स आगे, उनको बोलेंगे न्यूमेटोफोर्स। हाँ, तो ये जो निमेटोफोर्स होते हैं, सेलेन कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उसको ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। स्टेट एग्जाम में बड़ा रिपीटेड सा क्वेश्चन है निमेटोफोर्स पे, उसको ध्यान में रखना। तो मैंग्रोव भी क्या करते हैं, जब फ्लड्स आते हैं तो उसको रोक देते हैं, एज अ बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। और कंट्री लाइक इंडोनेशिया में भी फ्लड के केसेस आप ठीक ठाक सुनते हो, तो यूएई के सपोर्ट, यूएई ने बोला था हम यहाँ पे पैसा लगाने वाले हैं, आप आगे आओ। तो फिर बाद में तो और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइन करा, पर इनिशिएटिव किस किस का था? यूएई और इंडोनेशिया। क्योंकि जब समिट हुआ था तो उसका जो वेन्यू है वो यहीं पे था, और वेन्यू यहाँ पे होने की वजह से इनके ऊपर जब क्वेश्चन मार्क रेस करा कि सबसे ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट वगैरह तो यही कंट्रीज करती हैं, इन्होंने बोला सीधा चलो जी जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी हेल्प हम करेंगे। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यहाँ पे लाया गया। बाकी जो 30th एडिशन है कॉन्फ्रेंस का, ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ ये आपको अब पता है, ब्राजील बेलेम में। जो स्टार्टिंग में तो शांति पे ही चला था, शांति से कैसे चला? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी फंड, कि पहले पेड़ लगाइए उसके बाद आपको क्या मिलेगा?
पैसा मिलेगा। तो उल्टी सी अप्रोच है, पहले क्या करा जाता था, पैसा पहले बता दिया जाता था, फिर आप उस स्कीम के ऊपर काम करना शुरू करते थे। पर उसके 2 दिन के बाद 2 ट्राइबल के नाम आपने पढ़े, एक का टीवी से नाम शुरू होता है, बड़ा लंबा चौड़ा है, बोला भी नहीं जाता, दूसरे का एमवी से नाम शुरू हो जाता है। तो ये दोनों ट्राइबल ग्रुप्स के जो पीपल हैं ये आगे आते हैं कि नेगोशिएटिंग टेबल पे हमें भी जगह मिलनी चाहिए। हमने जो हमारे फॉरेस्ट हैं, आपने तो इस फंड के तहत बोल दिया कि जो 20% पैसा होगा वो किसको जाएगा, इंडिजिनस कम्युनिटीज को। पर वो बोले हमको तो चाहिए नहीं भाई इतनी, जो तुम ये 20% का फंड हमें प्रोवाइड कर रहे हो, हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो रही है हमारे एरियाज के अंदर उसको रोक दिया जाए। तो ये 2 प्रोटेस्ट होते हैं, पर उसके बावजूद एक बात हुई आपके लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर, एनडीसीज यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, देन इंटरनेशनल सोलर लाइंस के ऊपर, देन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, और जो मैंग्रोव अलायंस बनाया था फॉर क्लाइमेट। किस किस की, कौन कौन 2 इनिशिएटिव कंट्रीज थी, यूएई एंड इंडोनेशिया। उसके बाद की आउटकम्स में ही 2-3 चीजें याद रखना कि जो पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स हमने लिए थे उनके ऊपर दोबारा से बात करी कि इंक्लूसिव तरीके से हमें आगे चलना पड़ेगा और इन गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। इसके बाद ग्लोबल म्यूटीराओ एग्रीमेंट। ये जो ग्लोबल म्यूटीराओ, पहले तो ये जो टर्म है ना, ये ब्राजील के ब्राजीलियन जो लैंग्वेजेस हैं उसी में ये वर्ड यूज करा जाता है म्यूटीराओ। इसका मतलब होता है कम्युनिटी और जो इंडिजिनस पीपल हैं उनकी सहमति के साथ, मतलब उनको भी इंक्लूड करना है, तभी आप ज्यादा डेवलप बन पाओगे। क्योंकि आज का टाइम अर्बनाइजेशन का है, अर्बन एरियाज में क्यों आती है कम्युनिटीज, क्योंकि रूरल एरियाज या फिर जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। तो ये जो म्यूटीराओ है एक ब्राजीलियन टर्म ही है और इंडिजिनस और एंसेस्ट्रल सोशल ट्रेडिशन के लिए यूज करी जाती है। और कौन से वाली, तो तूपी गुरारानी, गुरारानी ये कम्युनिटी आ गई ब्राजील की ही, जिसका मतलब होता है कलेक्टिव कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करा जा सके। तो जब ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट भी करा उन्होंने यही बात आगे रखी कि इंडिजिनस पीपल को भी आप नेगोशिएशन में इन्वॉल्व करो तभी कोई फायदा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ये 20% जो फंडिंग आप बोल रहे हो आपको कोई पैसा देगा नहीं पहली बात तो, और हमारे एंड तक वो पैसा आएगा नहीं। अभी लिखा है आगे ये भी। खैर, ये जो ग्लोबल म्यूटीराओ एग्रीमेंट है इसके तहत एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ग्लोबल म्यूटीराओ प्लेटफॉर्म, मतलब डिजिटल इनिशिएटिव भी लिया गया, जिसके ऊपर अगेन कौन कौन सी कमिटमेंट्स आएंगी कि क्या हर कंट्री ने जो सीओपी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है UNFCCC के अंदर, उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट्स दी थी उनको फुलफिल करा। एनडीसीज आपने जितने डिसाइड करे थे कि 2030 तक आपने इसको अचीव करना है, क्या वो अपडेट करी या नहीं करी। वो जो डिले हो रहे थे ना बार बार, जिसमें इंडिया का नाम भी आया कि इंडिया भी अपने एनडीसीज की लिस्ट टाइम से सबमिट नहीं करता है। तो ये जो ग्लोबल म्यूटीराओ प्लेटफॉर्म है, जितनी भी अचीवमेंट करनी है, जो भी टारगेट सेट करे गए हैं, हर एक टारगेट जो आप आगे देख रहे हो लॉस एंड डैमेज फंड से रिलेटेड, जो आपकी वेल डेवलप कंट्रीज है उनको अपडेट करना पड़ेगा, डेवलपिंग नेशंस को अपने एनडीसीज अपडेट करने हैं तो वो इसी पोर्टल के ऊपर करे जाएंगे। तो एक डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया, तभी बोला ग्लोबल म्यूटीराओ एग्रीमेंट। ये कुछ नहीं है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बाकी ये जो डील है इसको देखा गया है एज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन। ये लाइन लगभग हर साल ही बोली जाती है क्योंकि डेवलप नेशन कोई हेल्प नहीं करते खास डेवलपिंग नेशंस के। उसके बाद जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म में फोकस करा गया है आपके कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर, और उसके अलावा जो वर्कर्स हैं, इकोनॉमीज हैं जो फॉसिल फ्यूल के बियॉन्ड जा रही हैं उनको हेल्प करनी है। लग गया ना पता अब कैपेसिटी बिल्डिंग क्या मतलब था। जब आप किसी कंट्री को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करोगे तो सिखाना भी है कि कैसे ये वर्क करती है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं देनी है एटलीस्ट बनाने का प्रोसीजर बता दो कि कैसे उसको बनाना है, तभी तो फॉसिल फ्यूल के बियॉन्ड जा पाएंगे। आज के टाइम पे एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका ई फ्यूल्स के बारे में। अब ये ई फ्यूल्स क्या है, सोचो, ई फ्यूल्स, ठीक है, इकोलॉजिकल फ्यूल्स आ गए, पर बनेंगे कैसे, वो तो फिर बायोफ्यूल भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है। वैसे ये जो ई है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड है। जैसे आपकी हाइड्रोजन वगैरह पानी से एक्सट्रैक्ट करी जाती है तो उसको करंट मारते हैं पहले, और जैसे करंट मारा पानी को तो चिपकेगा नहीं, वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इससे निकल के आती है। और जैसे ये हाइड्रोजन निकल के आती है इसको बोला जाता है ग्रीन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर भी आज के टाइम पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस से था, मतलब ऐसे फ्यूज का कॉन्सेप्ट भी आ गया। डेवलप नेशंस को ये आती है क्योंकि वो आज के टाइम पे आगे की सोच रहे हैं। हम अभी बैलेंस कर रहे हैं कि हम भी इनको मीटअप कर पाए, तो उनको ये टेक्नोलॉजी आती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग।
कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करो, आपके पास टेक्नोलॉजी है, डेवलपिंग नेशंस को प्रोवाइड करो। तो एक तो आ गया कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा कोऑपरेशन, ये हरी फील्ड के अंदर रहता है कि इकोनॉमी, एक आपने ग्लोबल नॉर्थ बना के रखा हुआ है, ग्लोबल साउथ बनाया है। नॉर्थ को आप बोलते हो ये डेवलप है, साउथ को बोलते हो ये डेवलपिंग है, और डेवलपिंग का राजा बोलता है इंडिया है, इंडिया बोलता है कि मैं रिप्रेजेंट करूंगा ग्लोबल साउथ को। और बीच में एक लाइन आ गई, ब्रेंट लाइन, जो लाइन ऐसे चलती है और ऐसे घूम जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आता है और ऑस्ट्रेलिया इनके हिसाब से डेवलप नेशन की काउंटिंग में है। ठीक है जी। देन ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन फॉर ट्रैकर एंड बैलम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो जो 2 डिग्री सेल्सियस पे है, 0.5 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस करना है, उसी के बारे में बात करी गई। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इसको बार बार याद दिलवाया जाएगा, और जो म्यूटी राव करके एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, इसके ऊपर सारी कंट्रीज अपडेट्स करेंगी। देन ये जो नेशनल अडेप्टेशन प्लान है, मतलब एक कंट्री क्या काम कर रही है अपने फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करने के लिए और क्या टेक्नोलॉजी उसमें लेके आ रही है, उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे मंगोलिया वाला केस याद होगा आपको, इंडिया और मंगोलिया के रिलेशन पड़े थे, कौन सी वाली टेक्नोलॉजी की बात करी थी? नहीं, हाँ, कोल गैसिफिकेशन। अब देखो है तो इंडिया के पास भी नहीं, पर हमें आती है, वो यूज करने आती है, थ्योरेटिकली हम बढ़िया है, तो हमने बोले हम आपको सिखा देंगे, पर टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, बाकी वो जो बाई प्रोडक्ट्स उसके निकलते हैं वो दवाइयां बनाने में भी मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है इंडीड। और उसके अलावा पैसे रेस करने की बात करी है कि इस बार जो फाइनेंसिस के टारगेट है उसको ट्रिपल इंक्रीज करा जाएगा, पर क्वेश्चन मार्क उठता है कि ये क्लैरिटी नहीं है कि ये पैसे देगा कौन, यही पता नहीं है कि पैसे कौन देने वाला है, बस बोल दिया है कि ट्रिपल करना है अपने को फाइनेंस बाय द एंड ऑफ 2035। ये क्लैरिटी है नहीं कौन पैसे देगा। और अगले COP31 जब तुर्की में बैठेंगे तो यही बात करी जाएगी कि फिर से किसी ने फंड नहीं दिया, फंड क्यों नहीं दे रहे हैं, वही क्वेश्चन मार्क। अगेन आयरनी यही है कि इसके बारे में नहीं है पता। इसके बाद हेल्थ के ऊपर फोकस करा, हर एक COP देखो, जहां पे क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं बीमारियां अपने आप ही आ जाती हैं, हेल्थ के ऊपर भी इस बार फोकस करा गया है। और नेक्स्ट इस बार इवन COP30 का जो हेल्थ डे है वो 13 नवंबर 2025 इसको बोला गया कि चलिए उसी डेट में लाए कर रहा है, तो हेल्थ डे भी इधर सेलिब्रेट हो गया। बाकी ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है COP30 का, फ्लैगशिप मतलब प्रायोरिटी पे लग के चलेंगे इसको, जो हेल्थ सेक्टर भी है, और साथ में जो SDGs होंगे उनको भी अचीव करना है। बाकी हेल्थ इक्विटी पे फोकस करा जाएगा। हाँ जी, हेल्थ इक्विटी, साक्षी नहीं, साक्षी बताएगी। हेल्थ इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब था? इक्वालिटी? नहीं, अच्छा नहीं लगाए थे, ठीक है, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, मैंने देखा, मैं एक्टिव कर देती हूँ आपको, इधर ही देखना भी है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब वल्नरेबल सेक्शन को ज्यादा देना है, वही वाला एग्जाम्पल 33.99 का रेशो बनता है, वो सारे को बराबर आपने दे दिया, पर 60 आपने उसको देना है जिसके पास बहुत ही कम है, मतलब जिसके पास कुछ है ही नहीं। अमीर को दोगे तो फिर से वही इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश कर जाएगी। इक्विटी में आपने क्या किया, जिसके पास कम है पहले उसको ज्यादा प्रोवाइड करना है, तो हेल्थ इक्विटी पे फोकस करना है। क्लाइमेट जस्टिस और स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस, आपको शायद ये वर्ड्स बड़े बेसिक लग रहे होंगे कि ये तो हमको पता है, पर जब लिखते हैं तो ये शब्द याद नहीं आते, तो ये बिठा लो इनको दिमाग में कि कभी भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई मीट होती है, ये वाले पॉइंट्स दिखने चाहिए आपके आंसर के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि आपसे COP नंबर 30 की ही आउटकम पूछी जाएगी पेपर में। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट का नाम दे दिया, अब कुछ भी क्वेश्चन लिंकअप करके बनाया जा सकता है कि इंडिया कैसे जो अपने क्लाइमेट गोल्स हैं उनको अचीव करने की ट्राई कर रहा है, ये आ सकता है, या फिर ग्लोबल कमिटमेंट्स हमारी क्या क्या है, वो क्वेश्चन भी बन सकता है। पूरा वर्ल्ड वाइड में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, अब देखो वहां पे COP30 का मेंशन नहीं करा, बस आपसे सवाल पूछ रही है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा कि वो अपने जो ग्लोबल टारगेट्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेके उनको अचीव कर सके। मतलब COP30 पूछा आपसे, पर घुमा दिया क्वेश्चन, COP30 का मेंशन भी नहीं करा, आपसे सवाल भी पूछ लिया, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये ब्राजील का एक इनिशिएटिव है, और इवन मीटिंग से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इस बार इसको हम प्लेस करेंगे इन COP नंबर 30। अब इसमें कितना पैसा रेज करने की बात करी गई है, तो $125 बिलियन। अगेन ये जो पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा जाएगा ये वॉलंटरी लेवल पे है, मतलब वो जो 198 नेशंस हैं वो सारे आगे आए, इसमें कंट्रीब्यूशन करें, और फिर जो पेड़ ज्यादा उगाएगा एफॉरेस्टेशन करेगा। मतलब एफॉरेस्टेशन के लिए कितना बताया था कि डिफॉरेस्टेशन रेट कितना होना चाहिए, ये प्री वाली डेफिनेशन 0 पॉइंट समथिंग पर कितना, 0.5%, 0.5% या इससे कम ही आपने डिफॉरेस्टेशन रेट रखना है।
ऐसे नहीं होगी आप 10% के रेट से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो और उसके बाद एफॉरेस्टेशन भी कर रहे हो, क्योंकि पेड़ को बनते बनते टाइम लगता है। तो वो जो डिफॉरेस्टेशन रेट है ये हर कंट्री की इंडिविजुअली होगी। जितना भी फॉरेस्ट कवर है वो सारा चेक करा जाएगा, आपने कितने पेड़ कट करे, क्योंकि आजकल सैटेलाइट्स में पता लग जाता है जब आप बड़े फॉरेस्ट एरिया से पेड़ वगैरह कट करते हो। तो ज्यादा पेड़ होंगे आपके पास, आप ज्यादा कटिंग भी कर पाओगे, पर 0.5% ही रेट चेक करा जाएगा। अब जहां पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट आ गया, लंग्स ऑफ द अर्थ भी जिसे कहा जाता है, वैसे ही कोई फॉरेस्ट है बहुत बड़े साइज का है, वहां से आप पेड़ कट करते हो, ज्यादा भी कट कर पाओगे, पर डिफॉरेस्टेशन रेट कितना होगा? 0.5%। इसको अगर एक्सीड करते हो तो फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी से आपको कोई फंड सेंक्शन नहीं करा जाएगा। एक जो इंपॉर्टेंट वाला इनिशिएटिव था इस बार यही था। और इसके बाद बैलम 4x प्लेज, मतलब इस बार हम फोकस करेंगे क्वाड्रुपल सिस्टम के ऊपर। मतलब जो हमारी स्पीड चल रही थी सिर्फ वर्बली चल रही थी, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। ये वाली लाइन मैंने लास्ट ईयर भी बोली थी कि इस बार इम्प्लीमेंटेशन का है। जब बाकू में हुआ था सीओपी नंबर 29, तो वहां पे भी यही बोला था कि 2023 के जो हमने टारगेट अचीव करने थे वो 24 में अब स्ट्रिक्ट हो जाना है और उसको अचीव करेंगे। जैसे जनवरी मंथ आ रहा है, सभी डिटर्मिनेशन लेके आगे बढ़ेंगे कि इस साल तो बस मेरा ही है। नहीं बन सकता है वो, पर मेरा ही है। पर वैसे ही यहाँ पे भी सिचुएशन हुई कि बीच में आते आते भूल ही जाते हैं हम कि हमने कुछ गोल्स के लिए अपने टारगेट्स भी ले रखे थे। इसके बाद बायोफ्यूल्स, बायोगैस, ई फ्यूल्स, इनके ऊपर बात करी गई। बायोफ्यूल्स, अब देखो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं तीनों ही टर्म्स के अंदर। एक आ गया बायोफ्यूल्स, एक आ गया बायोगैस। आई थिंक बायोगैस के बारे में आप सभी ने सुन रखा है। कोई बोलना चाहेगा बायोगैस में क्या है? थोड़ा सोच के बोलना है, क्योंकि यहाँ पे बायोफ्यूल भी लिखा है, बायोगैस भी लिखा है। चलो ठीक है। हम्म। अच्छा। ये ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट था मेरा, मतलब देखना इसने साथ साथ ही बोल दिया कि एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा। हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? मीथेन। पर ये वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, ये यूज होगी एज अ बायोगैस। अब यहाँ पे क्या करा जाता है, वेस्ट मटेरियल पे हम फोकस करते हैं जो आपके बायोगैस है। मतलब अगर बायोफ्यूल एक बड़ा सा सर्कल है, उसका एक छोटा सा सेक्शन क्या निकल के आएगा? बायोगैस। ये वेन डायग्राम याद रखना, ये वाला, ये बायोफ्यूल आ गया आपके, और ये जो छोटे वाला है ये बायो गैस आ जाएगा। बायोगैस में आप जनरली फोकस करते हो वेस्ट मटेरियल के ऊपर। वो घास फूस भी हो सकती है, आप वेजिटेबल लेके आए थे, आपके यूसेज के नहीं बचे, आपने बोला फेंकना क्यों है, इससे बायोगैस बना लेते हैं, एक मशीन लगी होती है प्रॉपर इसके लिए। काउ डंग था, आपने देखा कि आज तो मैंने ठीक ठाक ह्यूमस ऐड कर दिया अपने खेत के अंदर, फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं है, चलो इससे भी गैस बना लेते हैं। काउ डंग आ गया, ऑर्गेनिक मैटर आ गया। यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस जनरेट करी जाती हैं, यहाँ पे भी एनारोबिक ही जनरेट करी जाएंगी। डिफरेंस सुनना भी ध्यान से। एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देंगे, नेग्लिजिबल बना देंगे या एब्सेंट ही कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगी मीथेन गैस की, लमसम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। अल्कोहल कौन ही पिएगा, डंग का निकला हुआ है ना, तो उसको साइड में ही कर देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ये मीथेन आ गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। बायोफ्यूल मैंने बोला ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, यानी कि यहाँ पे वेस्ट तक हम सीमित नहीं रहेंगे। यहाँ पे हो सकता है फूड मटेरियल आ गया, ऑयल आ गया, वो सेक्टर याद है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। मतलब हर टाइप का फूड मटेरियल आ सकता है। इवन डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके भी आप यहाँ पे फ्यूल बना सकते हो। एक जेट्रोफा करके टर्म आती है, एक प्लांट होता है, इजीली उग जाता है, इसको ज्यादा फर्टाइल सॉइल भी नहीं चाहिए होती। ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था एक टाइम पे कि इसकी हेल्प से भी हम बायोफ्यूल बनाएंगे। तो ये आ गया बायोफ्यूल, जनरल टर्म है। प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, एक्सक्रीटा, या फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थोड़ा R&D का फंक्शन भी चलता है। पर बायोगैस तो लोकली आप देखोगे सारे चला लेते हैं आराम से, ट्रेडिशनल मेथड है बायोगैस प्रोड्यूस करने का। और इसमें काउ डंग या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो घर के आसपास का वेस्ट मटेरियल होता है उस पर फोकस करते हैं। फिर आगे आपके ई फ्यूल्स, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। इलेक्ट्रोलिसिस, आज की जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, वाटर में आपने मारा करंट और यहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन। ये देखो कितनी अच्छी गैस निकल के आई, ऑक्सीजन, जिसको तो हम कंज्यूम ही कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ रही थी, जो कि हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। डेंजरस हमारे लिए तो मतलब हमारे लिए भी है ही, इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज में जब कंट्रीब्यूशन कर रही है। एंड ये वाला हाइड्रोजन, इसको फिर यूज करा जाएगा एज अ फ्यूल की फॉर्म में। तो मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अपग्रेडेड आपको मिलेगी जो ई फ्यूल्स है।
तो आ गया ना यूनिक सा एक पॉइंट, जो पहले नहीं बात कर रहे थे, बायोफ्यूल बोले जाते थे, इस बार ई फ्यूल्स के ऊपर भी फोकस करा, यानी कि इलेक्ट्रोफ्यूल, या फिर इन्हें सिंथेटिक फ्यूल भी बोल दिया जाता है, जिन्हें आर्टिफिशियली बनाते हैं हम। यहाँ पे थोड़ी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करा, आपको बस पानी का सोर्स चाहिए था, यहाँ पे टेक्नोलॉजी चाहिए थी, इलेक्ट्रोलिसिस करवा के वहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालना था। मतलब बोलने में जितना ईजी उतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो इसके अंडर ये सारे इनिशिएटिव्स आ जाएंगे, बायोगैस का भी, बायोफ्यूल भी, एंड ई फ्यूल्स का कॉन्सेप्ट भी। इसके बाद जो कुछ एसडीजीज हैं उनको भी याद करवाया गया, हंगर, पॉवर्टी, पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन। चलो देखो, एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम लाइफ को भी लेके जा रहे हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक में हमने बोला कि अडॉप्ट ही कर लेते हैं खुद को, अडेप्ट भी कितने ही करेंगे, बैक्टीरिया तो है नहीं कि 60 डिग्री पे भी उबालोगे तो मरेंगे नहीं, हम तो मर जाएंगे ना, जल जाएगी स्किन। तो थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी है इंडीड, पर दोनों बातें वहां पे बोली गई है। हंगर, पॉवर्टी और आपका एजुकेशन, यूपीएससी मेंस में सवाल पूछा हुआ था कि क्या क्या इनिशिएटिव सरकार ले रही है, और वर्ल्ड लेवल पे आप देखो तो क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। आगे वर्ल्ड लेवल पे मतलब एसडीजीज का आपको मेंशन करना था, सीओपीज का मेंशन करना था, जितने भी G20 समिट है वहां पे भी हेल्थ केयर सेक्टर पे फोकस करा गया। पहली जो मीटिंग हुई, अभी तो आपने इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का एक ट्रायो वहां पे और सुन लिया होगा। पहले एक ट्रायो आया था CIA, कनाडा था, इंडिया था एंड ऑस्ट्रेलिया था, तो वो 3 का ग्रुप था। और यहाँ पे आप देखोगे तो दोबारा से 3 का ही ग्रुप सुनोगे, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। उसकी भी आउटकम्स ही करनी है, एक साथ ही निचोड़ देख लेंगे क्या क्या आउटकम्स निकल के। तो यहाँ पे बोला है कि जो ये हंगर है, पॉवर्टी है, पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन है, ये भी हमको अडॉप्ट करना है। इसमें 43 ऐसी कंट्रीज है, और साथ में यूरोपियन यूनियन ने साइन करा है, और इन्होंने डिक्लेयर करा है कि जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटीज है उनके लिए हम क्लाइमेट पॉलिसीज लेके आएंगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ भी चुके हो, जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर डिजास्टर्स को रोकने के लिए लाया गया था, लिविंग लैब का कॉन्सेप्ट। नीदरलैंड से वो कॉन्सेप्ट उठाया था, इंडिया में भी इम्पोज करना शुरू कर दिया है। केरला का कनीचर करके एक विलेज है, वहां पे पहली ऐसी पंचायत बनी है जो लिविंग लैब के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर चुके हैं। लिविंग लैब मतलब जिस सिचुएशन पे डिजास्टर आता है उसी ज्योग्राफी के हिसाब से हमने अगले अपने जो स्टेप्स है उनको कंडक्ट करना है। तो मिटिगेशन एफर्ट्स के ऊपर फोकस करा, और ये हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। हाँ जी, पॉवर्टी कितने पे आता है? 1 पे। हंगर कितने पे आएगा? 2 के ऊपर। 17 पे कौन सा है? पार्टनरशिप। 16 पे पीस और जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। 13 पे क्लाइमेट एक्शन। अमृत, एसडीजी नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। एसडीजी नंबर 4 अभिजीत, नो। इक्वालिटी वाले बता दो दो पहले मुझे। एक 5 था, एक 10 था, 5 इंटू 2 10 याद रख लेना। एसडीजी नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी। एसडीजी नंबर 10 इन रिड्यूस इन इक्वालिटीज। रिड्यूस इन इक्वालिटी है वो, ठीक है। कई बार इक्वालिटी भी लिख दिया था कईयों ने आंसर के अंदर, रिड्यूस इक्वालिटी अगर रिड्यूस कर दी तो वो तो गलत हो गया ना, रिड्यूस इन इक्वालिटीज है, ठीक है। एसडीजी नंबर 4 गुरनूर, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे, नितिन बताएंगे। एसडीजी नंबर 15, बाकी रुको, लाइफ ऑन लैंड, लैंड वाला आ जाएगा, ठीक है। कनव, एसडीजी नंबर 11, हाँ हाँ, नहीं। उर्वशी, हाँ, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज था, ओके। एसडीजी नंबर 9 कनव, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला था आपका, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वासु, एसडीजी नंबर 14, यही नहीं आता। विशाली, लाइफ बिलो वाटर। 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, एंड 15 था आपका लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। यस ऑनलाइन। नितिश, एसडीजी नंबर 7, नो। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। साक्षी, एसडीजी नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। भारती, एसडीजी नंबर 8 गीता, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बचा तो नहीं ना कोई? हो गए सारे, मार लो एक नजर यहाँ पे। 12 बच गया, बता दो फिर 12 क्या था? रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, जेंडर एक्शन प्लान। जेंडर एक्शन प्लान का मतलब है हर जेंडर को आगे आना है काम करने के लिए। इसमें स्पेशली विमेन पे फोकस करा है, और ऐसी विमेन जो वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करती हैं कि आप भी आगे आए, अपना कंट्रीब्यूशन दें और क्लाइमेट गवर्नेंस में हेल्प करें।
इंडिया की पोजीशन, तो सबसे पहले यहाँ पे भी एक ग्रुप है बेसिक, बेसिक का मतलब है एक ब्राजील आ जाएगा, BA ये कर दो साइड लाइन, देन साउथ अफ्रीका है, इंडिया है और चाइना है, ये 4 कंट्रीज बेसिक के अंदर है। ब्रिक्स नहीं है, ये बेसिक है जो COPs के अंदर दिखता है आपको, जैसे अभी G20 के अंदर IBS आपने सुना, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, वैसे CIA सुना, कनाडा इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वैसे ये बेसिक जो है ये COP से एसोसिएटेड है जो UNFCCC के अंडर आता है। बेसिक ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया एंड चाइना। बाकी लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब ग्लोबल साउथ की बात करी गई कि हम सभी का एक ही विजन है, उसको सपोर्ट करना है एक दूसरे को, जितने भी SDGs आप पढ़ते हो वो सारे गोल्स ही होते हैं हर एक गवर्नमेंट के। तो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, क्लाइमेट जस्टिस पे फोकस करना है, जैसे तुवालू आइलैंड की केस स्टडी आप पढ़ चुके हो, सबमर्ज कर रहा है, 2050 तक बोला गया कि शायद पूरा ही डूब जाएगा, माइग्रेशन करवानी पड़ेगी, पॉलिसीज ऐसी लेके आए कि किसी दूसरे के साथ बायसनेस ना हो। आपने एमिशन कर लिया, अब जो ठंडे इलाके में रहते हैं वो जितनी मर्जी एमिशन करें, उनको थोड़ी है पता नीचे जाके आइलैंड डूब भी रहे हैं पानी के अंदर, वो तो मुकर जाते हैं कि नहीं हमारी वजह से थोड़ी हुआ। क्लाइमेट जस्टिस, कॉलिंग फॉर प्रिडिक्टेबल, यानी कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत है, वार्निंग सिस्टम जो अलर्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। स्केल्ड अप, मतलब जो टेक्नोलॉजी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। ग्रांट बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस, पैसे की बात आ गई दोबारा से, ग्रांट बेस्ड, ग्रांट बेस्ड का मतलब आप दोबारा से पैसा वापस नहीं मांगोगे, अगर एक बार आपने ह्यूमैनिटेरियन एड दे दी तो उसके बाद आपने पैसा नहीं मांगना है। लोन ड्रिवन मॉडल्स भी हैं कई कंट्रीज के, अब वर्ड आ गया लोन, मतलब इंटरेस्ट भी होगा, नेग्लिजिबल 1.5% भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो कंट्री प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल नंबर 9.1 है, इसके ऊपर फोकस करा गया, पैसे से रिलेटेड है, बस इतना से याद रख लेना, एक बार यूपीएससी ने डाल दिया था ये प्री के अंदर, 9.1 की जगह पे 6.1 लिख दिया था, इनकरेक्ट बना दी थी स्टेटमेंट, तो ये 9.1 है जहां पे वो पैसे वाली बात करते हैं, जिसको बोला गया ट्रिपल करना है। $1 1.3 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस गोल, इसको सेट करा गया था बाकू में भी, और जो मिला है अपने को वो कम ही मिला है, 1 बिलियन के आसपास ही है, तो बहुत कम है। ये ट्रिलियन है, 1.3 ट्रिलियन मतलब 315 बिलियन वाला जो टारगेट आप पढ़ रहे हो वो वाला आ गया यहाँ पे डॉलर्स में। 2025 का अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी अगर देखोगे तो ये एनुअली आपने बोल तो दिया कि 310 से 365 बिलियन $US तक हम भरते चलेंगे हर साल के अंदर, पर मीनवाइल कितना कलेक्ट हो पाया है, 26 बिलियन, मतलब टारगेट से बहुत दूर है, ट्रिपल आपने बोल दिया है, पर पैसा कौन भरने वाला है वो चीज नहीं है पता। पेरिस एग्रीमेंट से यूएस ने एब्सटेन कर लिया था, रीजन क्या बताया था कि सिर्फ हम ही पैसा देते हैं सबसे ज्यादा, बाकी कंट्रीज आगे नहीं आती उतना कंट्रीब्यूट करने के लिए। और इवन ग्लासगो में भी एक प्लेज ली गई थी जो 2021 का हुआ था, वैसे 20 में होना था ग्लासगो में, पर कोविड-19 की वजह से हो नहीं पाया था। और नवंबर मंथ याद करो 2020 का, इवन जो यूपीएससी का पेपर था वो भी अक्टूबर के एंड में कंडक्ट करवाया था, और बड़े सारे सेंटर लगे थे उसमें क्योंकि गैप भी रखना था, कितने फासले की दूरी बोली थी, मतलब इतनी फीट की दूरी होनी चाहिए, तो जितनी भी लाइंस लग रही थी उतनी फीट की दूरी बनाई जा रही थी, तो नवंबर में सारी चीजें ठीक करने की ट्राई कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये मीटिंग नहीं हुई थी। यहाँ पे $40 40 बिलियन का बोला था टारगेट, 2021 की बात हो रही है, अगेन अनलाइकली टू बी मेट, जो कि मीट अप नहीं हो पाई थी डिमांड, पैसा बस आपने बोल दिया था। ये क्या चल रहा है? उसके बाद इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डेवलप और डेवलपिंग नेशन के बिहाफ पे आ गया। यूरोपियन यूनियन का एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, आज नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो एक तो कार्बन आ गया यहाँ पे, मतलब एमिशंस की बात करी गई, बॉर्डर आ गया जैसे हमारा पॉलिटिकल बॉर्डर ये आ गया, एक यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे पार्ट ले लेते हैं। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यूरोपियन यूनियन बोले कि इंडिया से हमको स्टील तो परचेज करना है, तो स्टील परचेज करिए, पर ये बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर रहे, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, कार्बन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, तो इनके ऊपर थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा इंपोज कर देते हैं सो दैट इनको अकल आ जाए, तो ये डेवलप नेशन की एक मान्यता है, और इसी को बोला जाता है CBAM, जहां पे आपकी डेवलपिंग नेशन के ऊपर सम अमाउंट ऑफ मनी इंपोज कर देते हैं, क्यों? ताकि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करा जाए, और वो कंट्री एफर्ट पुट अप करे कि हम भी एफर्ट डाल रहे हैं कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। इंडिया की सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे ही है, इवन जो आपके कोल वगैरह है उसमें हमारा रैंक नंबर 1 भी आ चुका है कि सबसे ज्यादा जो यूज करती है कंट्री कोल को वो इंडिया ही है, जो 2025 की आई थी। तो इसी चीज को रिड्यूस करवाने के लिए यूरोपियन यूनियन को लगता है कि हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को कार्बन एमिशंस पे फोकस करके, तो ये है आपका CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देन अडेप्टेशन एंड वल्नरेबल नेशन के बारे में बात करी गई, जो हम ऑलरेडी केस स्टडीज कर चुके थे, आइलैंड नेशंस यहाँ पे आ जाएंगे। शॉर्ट
कमिंग्स क्या क्या निकल के आई। नंबर 1 जो अपकमिंग आप देखोगे, कोई एग्रीमेंट इस बार फॉसिल फ्यूल स्पेसिफिक नहीं करा गया है। कर भी लेते तो कौन सा एनडीसी के अंदर किसी ने अपडेट ही करना था। पर एक जो ट्रांजिशन के बारे में बार बार बात करी जाती है, टेक्नोलॉजी को क्यों अपग्रेड करा जा रहा है, इसी रीजन की वजह से। फॉसिल फ्यूल इजी टू यूज होते हैं, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती है, R&D उस पर लगता है, कैपेसिटी बिल्डिंग लगता है, पैसा ठीक ठाक लग जाता है। तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि इसी से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं किसी दूसरे मोड ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर। देन वीक प्रोग्रेस देखी गई क्लाइमेट फाइनेंस, पीछे आपने देख लिया, ग्लासगो से प्लेज लेते आ रहे हैं कि पैसा हमने डबल करना है, ट्रिपल करना है। टारगेट रख लिया 315 से 365 बिलियन US डॉलर का। पर पिछला अगर देखें बाकू का ही, अगर COP29 उसमें बताया गया है कि हार्डली जो 26 बिलियन US डॉलर है उतने ही हम यहाँ पे कलेक्ट कर पाए थे। डिले इन NDC सबमिशंस, यानी कि नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं अपना NDC सबमिट नहीं करती, तो COP30 में बोला ना इम्प्लीमेंटेशन वाली अप्रोच रहेगी। क्या लेके आए ताकि जल्दी अपडेट कर सकें? पोर्टल कौन से वाला? म्यूटीराओ, म्यूटीराओ, ये शब्द याद रखना है, हो सकता है पेपर में देखने को मिले। तो ग्लोबल म्यूटीराओ प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें हर कंट्री अपने NDCs या जो भी टारगेट सेट करे हैं COP30 के टाइम पे, कमिटमेंट ली है, उसको ये चेकआउट करेगा। जैसे आपने डायरी लगा ली, उसमें आपने अपने टारगेट लिखे, फिर आप चेक करते हो कितने अचीव करे, तो वैसे ही ये डिजिटल पोर्टल रहेगा जहां पे पूरे अपडेट्स मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू COP नंबर 30। इम्प्लीमेंटेशन गैप रिमेन्स अनएड्रेस्ड, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन थी, जैसे COP30 जब शुरू ही हुआ तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट भी है उन्होंने डायरेक्टली यही स्टेटमेंट बोली थी कि इस बार वर्बल नहीं होंगी चीजें, इस बार हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएंगे। मैकेनिज्म क्लियर नहीं होते, पैसा जो आता है लमसम अमाउंट ऑफ मनी पता होता है पूरे वर्ल्ड को, ये पता नहीं होता कितनी कंट्रीब्यूशन एग्जैक्ट किस कंट्री ने करी थी, अनक्लियर है बहुत सी चीजें। उसके बाद जस्ट ट्रांजिशन विदाउट डेडिकेटेड फंडिंग, अब फंडिंग के लिए आप TFFF का कॉन्सेप्ट ले आए, ब्राजील ने बोला कि हम बोर्ड बिठाएंगे, पर उनको कौन चेक रखेगा, वो चीज आपने क्लियर नहीं करी, तो वो भी प्रॉब्लम रहती है। जस्ट ट्रांजिशन मतलब साथ के साथ आपको पैसा प्रोवाइड करा जाएगा। इसके अलावा ये एक लाइमलाइट है जो आपके COPs अभी तक हुए हैं, जो आपने सारे याद करने बिल्कुल भी नहीं बैठना है। COP नंबर 1 आपने देख लिया, बर्लिन पहला होता है, तो आपको ध्यान रखना होता है उसका लोकेशन। फिर उसके बाद जो COP नंबर 1992 से आ जाते हैं, यहाँ पे तो सबसे पहले UNFCCC की फाउंडेशन ही करी गई, जो रियो अर्थ समिट चल रहा है 1992 का। उसके बाद 1997 में यहाँ पे पूरी इंप्लीमेंटेशन होगी शुरू, जैसे COP नंबर 3, पहले तो बर्लिन आ गया ना, 1995 से इसको शुरू कर दिया था। COP नंबर 3 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जापान वाला, एमिशन रिडक्शन, और किस चीज के? ग्रीन हाउस गैस एमिशन की रिडक्शन करनी थी। ये सवाल बड़ा पॉपुलर सा है, PYQs जब आप करोगे, मतलब इनडायरेक्टली लिख दिया है पर पूछा हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। COP नंबर 13 ये बाली में हुआ था, यानी कि इंडोनेशिया। तो जब बाली में हुआ तो यहाँ पे बाली रोड मैप ये लेके आए थे, अगेन क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही फोकस करा था। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं स्टार लगा देती हूँ जो जो इंपॉर्टेंट आएंगे। 1997 का आप ध्यान रखेंगे। COP1 जो 1995 में हुआ था वो बर्लिन में हुआ था, लोकेशन ही याद रखनी है। अभी बस हमने एफर्ट डालने शुरू करे थे 1995 में कि क्लाइमेट चेंज नाम की चीज आ चुकी है और हमें इसकी तरफ काम करना पड़ेगा। COP3 इसलिए इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर बात हुई, क्योटो जापान में आ गया। देन COP नंबर 13 ये बाली का था, कुछ खास आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं मिलेंगी तो उसको आप भूल भी जाओ तो चल जाएगा। देन आते हैं 2009 का COP नंबर 15, ये कोपेनहेगन में हुआ था, मतलब कैपिटल ऑफ डेनमार्क। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग 2 डिग्री चैलेंज जो आज भी चलता रहे, तो मतलब इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो COP नंबर 15 याद रखना, 2009 का जो हुआ था कोपेनहेगन एग्रीमेंट। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, एक तो पैसे के ऊपर वो जो आज आप पढ़ रहे हो कि अचीव कुछ नहीं हुआ, यहाँ से ये बातचीत शुरू हुई थी कि पैसे भी हमें एलोकेट करने पड़ेंगे। एंड वो 2 डिग्री सेल्सियस का चैलेंज अभी कितना सेट करा हुआ है? 1.5। तो ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी जब हमने देख लिया कि टेम्परेचर रेज कर चुका है। इसके बाद लाइन कहाँ गई? ऊपर 2010 का ये COP नंबर 16 कैंकन, ये कौन से एरिया में आएगा? तो बस यहाँ पे कुछ खास एग्रीमेंट में लिखा नहीं था तो इसके बारे में याद नहीं करना है। COP नंबर 11 ये डर्बन साउथ अफ्रीका, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, सेम ही चीजें मतलब रिपीट हो रही हैं, इंप्लीमेंटेशन करने की ट्राई कर रहे हैं। अभी के लिए 1997 2009 का याद करो। उसके बाद COP नंबर 12 दोहा कतर, तो दोहा एग्रीमेंट यहाँ पे याद रखना, वो जो 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसको दोबारा से याद करवाया गया था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे हमको फोकस करना था। तो इसी की एक स्टेज थी क्योटो प्रोटोकॉल की, जो आपको 2012 के अंदर भी हाईलाइटेड मिलेगी। बाकी सारे टारगेट्स वही हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेके हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद 12 के बाद ऊपर आ जाओ 13,
वॉरसॉ मैकेनिज्म पोलैंड, सीओपी नंबर 19। यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड जो आप पढ़ते हो, इसकी इनिशिएशन कर दी गई थी। लॉस एंड डैमेज फंड, यूरोपियन यूनियन का मेंबर आ गया तो इस वजह से लॉस एंड फंड की बातें कर रहे हैं। 2014 लिमा, सीओपी नंबर 20। इंपॉर्टेंट है अपने में ही, काफी सारे ग्रेट स्टेप्स लिए गए थे टुवर्ड टैकलिंग दिस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम। तो लिमा का जो हुआ था सीओपी नंबर 20, और ईयर आ जाएगा 2014। लीमा इसलिए भी अपने में इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे बर्ड्स की स्पीशी भी आपको वहां पे मिलेगी। इवन जैसे याद रख लेना, पी फॉर पेरू होता है, पी फॉर फॉस्फेट होता है, पी फॉर पिजन भी याद रख लेना। तो उसकी डिफरेंट वैरायटीज मिलती है। जब ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं तो वहां से खाद भी बनाई जाती है, तो फर्टिलाइजर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। मतलब वो जो वेस्ट मटेरियल था ना पक्षियों का, देखा ही होगा आप सभी ने, कपड़े सूखने डाल दो उसके ऊपर वो अपनी एविडेंस छोड़ जाते हैं कि मैं आया था या आई थी। तो सीओपी नंबर 20 था, लीमा में करा गया था। बड़े सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए थे विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। वो जो एनडीसीज आप पढ़ रहे हो ना, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ये स्टेप यहीं से शुरू होता है आपका सीओपी नंबर 20 2014 का। देन 2015 पेरिस एग्रीमेंट, ये आप इससे काफी रूबरू हो। 9.1 आर्टिकल आज आपने देखा जहां पे फंड्स के बारे में बातचीत करी जाती है। सीओपी नंबर 16, ये आ गया आपका माराकेश, बिल्कुल अफ्रीकन यूनियन के वेस्टर्न पॉइंट पे मिलेगा, मोरक्को वाले एरिया में। तो ये पेरिस एग्रीमेंट को इफेक्ट में भी लेके आना है, उसके बारे में बात करी। ऊपर आ जाओ, सीओपी नंबर 17, ये बॉन में हुआ था। बॉन कहाँ पे आएगा? एक बॉन एग्रीमेंट के बारे में भी आप सुनते हो, विच इज रिलेटेड टू, ठीक है। और अब तो ये सिटी है ना, हाँ तो बताओ। नहीं, ऑनलाइन। अच्छा मैं एक हिंट दे देती हूँ, पहले कंट्री का नहीं दे रही। ये जो बॉन एग्रीमेंट आपका हुआ था, ये माइग्रेटरी स्पीशीज से भी रिलेटेड है। मतलब माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर भी एक कन्वेंशन होना चाहिए, उसके भी सीओपी होने चाहिए थे, वो बॉन एग्रीमेंट के साथ शुरू हुआ था। नो, नहीं नहीं, ये इतना हिंट देती हूँ, यूरोपियन वाला ही पार्ट आएगा, आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट ही है बॉन। नहीं मुझे भी नहीं याद आ रहा ना, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, थोड़ा फोकस करो। पक्की बात? रुको रुको, ऑनलाइन जल्दी से बताना, यहाँ पे कोई बता देगा। जर्मनी और यूके, अच्छा दो कंट्रीज आ गई फिर। वासु वाली स्टोरी ठीक है, मतलब कुछ पार्ट्स इसके साथ एसोसिएटेड होंगे, पर आज के टाइम पे जर्मनी में इसको काउंट करते हैं, ठीक है। बॉन आ गया। देन सीओपी नंबर 24, 2018 इसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं निकल के आया था। चिली वाले में भी कुछ नहीं हुआ था। सीओपी नंबर 21 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2020 में हुआ नहीं था और उसी को पोस्टपोन करके ग्लासगो में कर दिया गया था। रिसेंट वालों पे थोड़ी सी नजर मार लेनी है। जैसे ग्लासगो का आपने देखा यूके 2021 में। उसके बाद जो सीओपी नंबर 27 हुआ, ये शम अल शेख इजिप्ट में हुआ था। पता नहीं कितने पेपर्स में ये लोकेशन पूछी गई थी। लॉस एंड डैमेज फंड से रिलेटेड बातचीत इसमें करी गई। और यूएस का वो 3.1 बिलियन वाला जो प्लान है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए लेके आए थे, उसके ऊपर बात करी गई थी। देन फाइनेंसिंग फैसिलिटी पे तो चली रही है। बाकी जो कार्बन मार्केट इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका की ही एक कंट्री के अंदर ये वेन्यू था, तो उसके ऊपर बातचीत करी गई। देन एक्शन फॉर वाटर अडेप्टेशन, क्योंकि वाटर स्कार्स एरिया भी आ जाता है अफ्रीकन यूनियन, तो वाटर स्कैसिटी के ऊपर बात करी। देन मैंग्रोव अलायंस, मैंग्रोव अलायंस के इनिशिएटिव किसने लिया है? यूएई और इंडोनेशिया। बाद में मैंने आपको बोला कि पार्टनर्स बनते गए, जिसमें इंडिया भी आ जाएगा, इजिप्ट का भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, तो इनके ऊपर फोकस करा। एंड सीओपी नंबर 28, जो टारगेट्स आपने यहीं पे पढ़े वही वाले थे, इनको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका था, तो ये दुबई में करा गया। और फिर था आपका सीओपी नंबर 29, जहां पे बाकू अजरबैजान, अगेन इंप्लीमेंटेशन की ही बात करी गई थी। और फिर आता है आपका सीओपी नंबर 30। पिछलों के टारगेट्स ना भी याद रहे चल जाएगा, प्रेजेंट वाले थोड़े से याद रख लेने, तो 25 का आपने पूरा पढ़ लिया कि क्या क्या इस बार बातचीत करी गई है। तो अगर मुझे एक पेज के ऊपर लिखना हो अब क्या क्या टारगेट्स हैं जो मेजर वाले लिए गए, आराम आराम से बोलने हैं, एक एक पॉइंट, चिल्लाना किसी ने नहीं है। हैंड रेस करिए जिनको पॉइंट्स एकदम से याद है कि किन किन चीजों के ऊपर बातचीत हुई है। हाँ जी भारती, नंबर 1, ठीक है। मतलब आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इनके टारगेट थे कौन कौन से? बायोगैस, बायोफ्यूल और ई फ्यूल्स, ठीक है। नंबर 2, हैंड रेस, किसी को अगर बोलना है ऐसे नहीं बोलेगा कोई भी। तमन्ना, ठीक है। जेंडर एक्शन प्लान, ऐसा नहीं है कि पहली बार लिया गया है जेंडर एक्शन प्लान, पहले भी ले लिया है इसको, बाकू में भी बड़ी डिस्कशन हुई थी। हाँ जी नीतीश, थर्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका ग्लोबल म्यूटिराओ
पोर्टल या फिर प्लेटफॉर्म जो डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया है किस पर्पस है कि जितनी भी आपने कमिटमेंट्स ली हैं हम इसके ऊपर आपको चेक करेंगे। हैंड रेज अगर अगला पॉइंट बोलना है। हाँ जी सचिन। एसडीजी नंबर 13, चलो ठीक है 13 के साथ ही 1 भी जोड़ लेना 2 भी जोड़ लेना, मतलब एसडीजीज को हमने अचीव करना है। हाँ 17 तो है ही, सबकी पार्टनरशिप हो रखी है, 17 अपने में आ गया, 16 भी आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भी बनाने हैं। रुको रुको भी गीता, ठीक है। TFFF का कॉन्सेप्ट आया जहां पे बोला पैसा बाद में पहले पेड़ लगाइए। हैंड रेज अगेन किसी को अगर कोई पॉइंट बोलना है। हाँ जी युक्ति, ठीक है। हेल्थ को इस बार फ्लैगशिप कैटेगरी में रखा हुआ है कि हेल्थ सेक्टर हमको इंप्रूव करना पड़ेगा। अगेन हैंड रेज किसी को अगर कोई पॉइंट बोलना है। चेतना, ठीक है। आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 9.1 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट जिसमें बोला है कि इस बार फाइनेंसिंग ट्रिपल करनी है अपने को, पर देगा कौन पैसा हमको नहीं पता है। हैंड रेज किसी को और पॉइंट बोलना है अगर। हाँ जी वासु, क्या चीज थी उसमें। ठीक है, तो मतलब बाकियों के साथ कंपेयर करा है, वो जो पहले वाले ग्लासको वगैरह की मीटिंग्स हुई थी उसमें हम अचीव नहीं कर पाए थे डायरेक्ट फाइनेंस, अगेन फाइनेंस फैसिलिटी में आए। हाँ ये जेंडर एक्शन आई थिंक हो गया, ये फीमेल्स के लिए ही था स्पेशली कि वो भी आ गए हैं। कौन से वाला फ्रांस एग्रीमेंट, कौन से वाले, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। मैं फ्रांस से कंफ्यूज कर गई, ठीक है ठीक है। हाँ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है ठीक है, ये भी चल जाएगा। और 9.1, अच्छा 1.5, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 1.5 डिग्री सेल्सियस। पहले बोला था जब पेरिस में भी हुआ था इवन तब भी बात करी गई थी, जब आपका कोपेनहेगन में हुआ तब से इसको बात करी जा रही है, पेरिस एग्रीमेंट में पैसे की बात कर दी गई थी, ठीक है। और कोई पॉइंट। OTFF इसमें आ गया वो, ठीक है। इसी में लिखना है सारा, डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल, एफॉरेस्टेशन रहनी है, फिर पैसा आएगा अपने को, एक बार ऑनलाइन का भी देख लेती हूँ। हाँ जी वेरी गुड, ये एक पॉइंट आपने और छोड़ा, CBAM के ऊपर भी फोकस करा गया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। हेल्थ इक्विटी क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है, ये हेल्थ के साथ ही आप यहाँ पे आगे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन वहां पे इसको इंक्लूड करोगे। यस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर बात करी जल्दी से, और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, और मैंग्रोव अलायंस इन क्लाइमेट, क्लाइमेट के लिए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट किन दो कंट्रीज का था, यूएई एंड इंडोनेशिया। बाद में और भी मेंबर्स आ गए, उन्होंने स्टार्ट करा था, जैसे इंटरनेशनल सोलर लाइंस किसने शुरू करा था, इंडिया और फ्रांस ने करा था, पर आज के टाइम पे सारी ट्रॉपिकल कंट्रीज आपको उसके मेंबर मिलेंगे पार्टनरशिप में, ठीक है। और तो नहीं बचा कोई। हाँ क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करी गई, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, गुड। मतलब ये, हाँ जी, और भी है। हाँ पैसे वाला जस्ट ट्रांजिशन, यस, जस्ट ट्रांजिशन। खैर इसकी ड्रॉबैक भी निकल के आई, पर बात तो इस पे भी करी गई है, तो कुछ ओवरव्यू है आउटकम्स के। हाँ कैपेसिटी बिल्डिंग आ गया, टेक्नोलॉजी शेयरिंग। शॉर्टकमिंग में क्या क्या चीजें लिखोगे, शॉर्टकमिंग अगर आपसे पूछी जाए, आराम आराम से। शॉर्टकमिंग में नंबर 1, इस बार फॉसिल फ्यूल के ऊपर कोई बात ही नहीं करी गई, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, जो एनडीसीज हैं इनकी सबमिशन नहीं करी जाती टाइम से, ठीक है, एक पॉइंट आ गया। और हाँ इम्प्लीमेंटेशन गैप्स बहुत है, वर्बल बहुत है, पर प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। और हाँ कम्युनिटी पार्टनरशिप बार बार बोली जा रही है, इस बार बोला है कि इंप्लीमेंट भी करेंगे। जेंडर गैप आ गया, कम्युनिटी पार्टनरशिप आ गई, तो ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जो इसमें निकल के आएगी। और वर्क प्रोग्रेस को चेक करने वाला भी कोई नहीं है, हेड बॉडी कौन देखेगा इसको, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो COP की मीटिंग हो तो जाती है पर प्रॉब्लम्स रहती रहती है, ठीक है। डन है ये आर्टिकल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी आउटकम्स थी। देखा ये आपने इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ा, पर हमने इसको एक ही पेज के ऊपर सारा कंपाइल कर दिया, ये होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स, ऐसे ही बनते हैं वो, ठीक है।